जय हिंद विद्यार्थियों। देखिए कक्षा 12 के लेसन नंबर 6 में आप सभी का भाई स्वागत है, मोस्ट वेलकम। देखिए भाई आपने 5 लेसन कंप्लीट कर लिए अब से पहले, ठीक है। 5 लेसन आपने जो कंप्लीट किए, 5वें लेसन का जो मतलब मैंने उसमें बताया था आपको, 5वें लेसन में हमने आपको मेंडल के नियम पढ़ाए हैं, ठीक है। लिंग से अलग लक्षण पढ़ाए हैं, लिंग निर्धारण पढ़ाया है, उनकी वंशागति भी मैंने पढ़ाई है आपको, सभी क्रॉस कराए हैं, एक शंकर दीपशंकर क्रॉस, ठीक है भाई। और भाई क्रॉस से मैंने बताया था आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएंगे इसमें से, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए ये यूनिट बहुत अच्छी है, ठीक है। इस यूनिट का, आनुवंशिकता वाली यूनिट का फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है, यानी लेसन नंबर 5 बुक के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। अब आपका यूनिट नंबर 2 का सेकंड लेसन चल रहा है आपका, यानी लेसन नंबर 6 बुक के अकॉर्डिंग यदि देखें तो इसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार, आपको पता है वंशागति का अणु कौन है जो वंशागति करता है, ठीक है भाई। वंशागति यानी वंशागति का आणविक आधार ऐसी चीज कौन सी है या ऐसा कोई द्रव्य कौन सा है जिसकी वजह से वंशागति होती है, यानी कुछ गुण ऐसे हैं जो माता पिता से संतानों में पहुंचते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। आप सभी जानते हैं वो कौन होता है भाई, आनुवंशिक पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो वंशागति तो आनुवंशिक पदार्थ के द्वारा ही होती है। तो इसके बारे में हम पहले डिटेल में कैसे समझेंगे। देखिए सबसे पहले हमें आनुवंशिकता के बारे में पता होना चाहिए हमारा, यानी आनुवंशिकता किसे कहते हैं। आनुवंशिकता एक गुण है भाई, ठीक है। क्या है? एक गुण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक पदार्थ के द्वारा हम क्या करते हैं उसके बारे में जानते हैं, ठीक है भाई। आनुवंशिकता के बारे में देखिए क्या होता है आनुवंशिकता। भाई क्या होता है आपको पता है, सभी जीव क्या करते हैं भाई, जनन करते हैं और अपने जैसे संतानों को क्या करते हैं भाई में उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होता है भाई जो लक्षण माता पिता में थी वे लक्षण क्या होते हैं संतानों में पहुंच जाते हैं, ठीक है। किसकी वजह से पहुंचते हैं? वो आनुवंशिक पदार्थ की वजह से पहुंचते हैं। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, अगर कोई पूछे तो आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? वह पदार्थ जिसके द्वारा कुछ विशेष लक्षण जो माता पिता के होते हैं वे लक्षण संतानों में पहुंचते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, ठीक है भाई। आनुवंशिकता उसे कहते हैं जिस शाखा के अंतर्गत हम आनुवंशिक पदार्थ का अध्ययन करते हैं उसे आनुवंशिकी कहते हैं। ये तो बात आपको पता है, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई ये जो क्रम है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने का, वंश क्रम वंश चलता रहता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती, ठीक है भाई। अब आपको मैं बता दूं जितने भी कोशिका के बने हुए इस संसार में आप मतलब जितने भी जीव हैं सब कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है भाई। चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो, यदि हम बात करते हैं यूनिसेलुलर की बात करें या मल्टीसेलुलर की बात करते हैं, मल्टीसेलुलर, ठीक है भाई। दोनों तरह के यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय यदि बात करते हैं तो दोनों तरह के जीव क्या करते हैं भाई, जनन करते हैं। जनन मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं। जनन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होती है भाई, जो संतति होती हैं उनको जन्म देती है प्रत्येक जीव, ठीक है। तो यदि एक कोशिकीय जीव की बात करें या बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो सभी क्या करते हैं, जनन करते हैं और अपनी संतति को उत्पन्न करते हैं। अपने समान करते हैं ना, अपने ही जैसे तो जीवों को जन्म देते हैं वे, या किसी अलग को करते हैं। तो संतति अपनी यानी माता पिता के द्वारा उन्हीं की संतति, उन्हीं के समान लक्षणों वाली उत्पन्न होना क्या होता है भाई, जनन होता है। अब ये संतति ऐसी ही क्यों हुई जनक के समान, यानी जनक के समान जो संतति होती है, संतति होती है वो पूर्वज के समान क्यों होती है, अपने किसकी वजह से होती है? तो जिसकी भी वजह से होती है वो पदार्थ होता है आनुवंशिक पदार्थ। कौन सा पदार्थ कहलाता है भाई? आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है, ठीक है भाई। ये बात आपकी समझ में आ रही है, आनुवंशिक पदार्थ बोलते हैं इसको हम, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो प्रक्रिया है यह किस स्तर पर पाई जाती है, यानी कोशिकीय स्तर पर भी पाई जाती है। जो एक कोशिका के बने हुए जीव होते हैं वे भी जनन करते हैं, चाहे वो एक कोशिकीय यदि बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी जीवों में भी करते हैं, और भाई बड़े जीवधारी यदि मल्टीसेलुलर की बात करें तो वे भी करते हैं जनन, वे भी अपने लक्षणों को अपनी संतति में पहुंचाते हैं, ठीक है भाई। तो इसी के कारण, इस आनुवंशिक पदार्थ के कारण ही जो
संतति होती है वह अपने जनक के समान होती है। ठीक है भाई, ये बात आपको पता है। तो इसमें क्या होता है भाई, जो संतति होती है इसमें, यहां पे बता देता हूं मैं आपको, संतति में पूर्वजों के समान, पूर्वजों मतलब जनक जो है पूर्वजों के समान आकारिक यानी आकारिक बात करते हैं या कायी की बात करते हैं। ठीक है, ये दोनों समानताएं पूर्वजों के समान मिलती हैं भाई इनमें। ठीक है भाई, आपकी समझ में आ रहा है। तो इसमें हम क्या बता रहे हैं कि भाई इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो लक्षण माता पिता से संतानों में या एक पीढ़ी से जीवों से या दूसरी पीढ़ी के जीवों में वंशागत होंगे, वे क्या होंगे भाई, आनुवंशिक लक्षण कहलाएंगे या विशेषक भी बोल देते हैं। तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं भाई उनका दूसरा नाम हम लेते हैं विशेषक। विशेषक ही क्या होते हैं भाई, आनुवंशिक लक्षण होते हैं। ये बात मैं आपको समझाने की बता रहा हूँ, इसे नोट अपने माइंड में नोट कर लेंगे, अच्छे तरीके से सेट कर लेना भाई सभी। ठीक है भाई, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों को इन्हीं हम समझते, इन्हीं की वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे माइंड से बाहर होती हैं और हम सोचते हैं कि कुछ बड़ा पढ़ लें, लेकिन जब हम इन छोटी चीज़ों को ही नहीं पढ़ेंगे तो बड़ा नहीं कर पाएंगे। समझ गए आप लोग, ये चीज़ें देखने में बहुत छोटी है और आप ये भी कहोगे कि आचार्य जी ने हमें ये पहले भी बता रखी है, लेकिन अपने माइंड में से वो वहम निकालना है। ठीक है, इन छोटी छोटी सी चीज़ों को भी आप सही नहीं लिख पाते। यदि मैं आनुवंशिक की बात करूँ तो आप आनुवंशिक ऐसे नहीं लिखेंगे, आनुवंशिक की मात्राओं में ही गलती कर देंगे। तो इसलिए हर चीज़ को बड़ी गहराई से देखना है। ये आनुवंशिक होता है, आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ वो पदार्थ जो माता पिता के लक्षणों को संतति में पहुंचाने का कार्य करता है। आपको पता है कोशिका के अंदर कोई, ये कोशिका है, इसके अंदर कोई तो कोशिकांग ऐसा है ना जिसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ होता है। केंद्रक की बात करते तो केंद्रक में भी आनुवंशिक पदार्थ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते तो इसमें भी अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। हरित लवक की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर भी अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं ना, इन्हीं के अंदर ही तो जाते हैं लक्षण। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आई। तो देखिए भाई आगे चलते हैं। अब हम आपको आपके नोट्स के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, सभी समझेंगे, समझ के अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को चलेंगे। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए आगे क्या है भाई, ये देखिए भाई लेसन नंबर 6 है वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, पेज नंबर आपकी पीडीएफ के अकॉर्डिंग है फर्स्ट। तो आनुवंशिक पदार्थ के बारे में पहले आप पढ़ेंगे। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ को बोलते हैं हेरेडिटरी और जेनेटिक मैट्री। भाई हेरेडिटरी होती है वंशागति, यानी ऐसा पदार्थ जो वंशागत होता है वो वंशागत पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, इसी पदार्थ का दूसरा नाम होता है जेनेटिक मैटेरियल। जेनेटिक यानी आनुवंशिक मैटेरियल मतलब पदार्थ। तो देखिए आपको पता है प्रत्येक जीव जाइगोट नामक एक कोशिका के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है भाई, कोई भी जीव है सबसे पहले जब वो युग्मकों के संलयन से बनता है तो वो जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है? जाइगोट। जाइगोट में ही विभाजन से संतति का पूर्ण निर्माण होता है। तो शुरू में वो जाइगोट होता है। जाइगोट एक द्विगुणित कोशिका होती है। क्या होता है भाई? द्विगुणित कोशिका, यानी युग्मनज की बात करें, युग्मनज एक द्विगुणित कोशिका है जो कि किसके संलयन से बनती है? युग्मकों के संलयन से बनती है। अब देखिए उसके बाद बार बार विभाजित होने पर, उसके बाद बार बार विभाजित होने पर बनी कोशिका विभेदन से पूर्ण जीव का निर्माण होता है। जब युग्मनज है भाई वो युग्मनज कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला अवस्थाएं होती हैं, उनसे होकर के गुजरता है। मैंने आपको बताया भी था जिस तरीके से शुक्राणु का निर्माण होता है 2 से 4, 4 से 8, उनमें तो स्वतंत्र विभाजन हो रहा था। जबकि यदि हम बात करें समसूत्री विभाजन की, तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है भाई? स्वतंत्र नहीं होती कोशिकाएं, वे सभी जुड़ी हुई अवस्था में होती हैं जाइगोट के अंदर। जाइगोट शुरू में एक द्विगुणित कोशिका होता है। द्विगुणित कोशिका की बात करते हैं तो द्विगुणित कोशिका यानी युग्मक होते हैं, ये नर, ये मादा, यानी ये मेल, ये फीमेल, ये गुणित कोशिकाएं हैं भाई। इनमें क्या होता है? जब इनमें संलयन होता है तो संलयन होने से एक द्विगुणित कोशिका बनती है जिसे 2n बोलते हैं। ये होता है जाइगोट। क्या होता है भाई? जाइगोट। ठीक है, तो ये जाइगोट भी तो एक ही कोशिका है। इसमें कोशिका में विभाजन होंगे, फिर आकार में बढ़ेगी ये, फिर विभाजन होगा, फिर आकार में बढ़ेगी। तो इस जाइगोट का साइज भी बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही ये साइज बढ़ता चला जाएगा। अपनी अपनी आनुवंशिक पदार्थ इसके अंदर है ही। आपको पता है जितनी भी कोशिकाएं सबके अंदर आनुवंशिक पदार्थ है। उस आनुवंशिक पदार्थ के अनुसार इसकी बनावट बनती हुई चली जाएगी। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। देखिए
विभेदन से यानी विभेदन मतलब विभाजन से पूर्ण जीव का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण नर व मादा जीवों से बने युग्मकों के संयोजन से होता है, संयोजन या संयुग्मन से होता है। ठीक है भाई। अब देखिए आगे, अतः नर व मादा युग्मक तथा उनके संयोग से बना युग्मनज दो पीढ़ियों के जीन की कड़ी है। दो पीढ़ियों के जीन की कड़ी किस किस की है? एक तो नर के बीच की कड़ी है और दूसरा किसकी है भाई? मादा के बीच की कड़ी है। तो भाई क्या होता है, यानी भाई जो नर होता है और मादा होते हैं, जब दोनों के आनुवंशिक पदार्थ मिलेंगे तो दोनों के बीच की कड़ी से ही तो बनेगी संतति। आपको पता है इस चीज का। जो संतान बनेगी उसमें नर और माता और पिता दोनों के लक्षण होते हैं। ठीक है भाई। इसलिए दोनों के बीच की क्या माना जाता है ना? कड़ी माना जाता है। दो पीढ़ी होती है ना, एक नर पीढ़ी एक मादा पीढ़ी, तो दोनों के जीन की कड़ी माना जाएगा, क्योंकि जीन आनुवंशिक पदार्थ की इकाई है। और इस कोशिका के किसी कोशिका अंग में, यानी कोशिका अंग होता है कोई भी, जैसे मैंने अभी बताया था केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्या होता है, कोई ऐसा पदार्थ होता है जिनमें आनुवंशिक सूचनाएं संचित होती हैं। आनुवंशिक सूचनाएं कैसी? जैसे किसी भी जीव की उनका आकार, उनकी कार्यकी, संरचना, बनावट, जो उनका व्यवहार होता है वो, ठीक है, उस पदार्थ को ही आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। जिस पदार्थ के अंदर ये सूचनाएं निहित होती हैं या संचित होती हैं उसी हम क्या कहते हैं भाई? आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है भाई। अब आगे चलिए, आगे चलते हैं भाई। देखिए इसकी एक डेफिनेशन आ जाती है यहाँ, वह पदार्थ जो आनुवंशिक लक्षणों की सूचना को संकेतों के रूप में संचित रखता है, यानी अपने अंदर समाहित करके रखता है, तथा संतति जीवों की पीढ़ी में पहुंचाता है। माता पिता से किस में पहुंचाता है भाई? संततियों में। आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? वो आनुवंशिक पदार्थ कहलाएगा। अब देखिए आगे भाई, अतः हम सभी जानते हैं कि अधिकांश जीवों में जनन के लिए विशेष प्रकार के जननांग होते हैं। ये आप सभी जानते हैं, पिछले लेसन में आप पढ़ के भी आगे, जितने भी जीवधारी हैं सभी में जनन करने के लिए, मतलब संतति को उत्पन्न करने के लिए विशेष प्रकार के जनन करने वाले अंग होते हैं। नर जीवों में नर जननांग होते हैं और मादा जीवों में मादा जननांग होते हैं। ठीक है भाई। ये जनांग यहाँ गलत लिख रहा है, जननांग लिखना आपको, यहाँ जननांग होते, जनन अंग। ठीक है भाई। तो जननांग होते हैं ये। अब देखिए भाई, नर जननांग द्वारा नर युग्मक बनेंगे जिन्हें शुक्राणु कहते हैं, और मादा जनक द्वारा क्या बनते हैं भाई? मादा जननांग बनेंगे जिन्हें अंडाणु बोलते हैं। ये बात यहाँ पे बताई गई। ठीक है भाई। अब फिर शुक्राणु और अंडाणु यानी नर युग्मक और भाई मादा युग्मक, जो नर जननांग और मादा जननांग द्वारा बनी है संरचनाएं, जो अगुणित कोशिकाएं हैं, इनके मिलने से जब निषेचन की प्रक्रिया होती है या मैथुन के समय जब नर और मादा जीव एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो दोनों के युग्मकों का क्या होता है भाई? संलयन होता है। संलयन मतलब ये दोनों के दोनों मिलते हैं आकर के। मिलने के पश्चात क्या होगा भाई? जब मिलेंगे आकर के तो दोनों की क्रियाएं होंगी आपस में। आपने पढ़ा था एंटी फर्टिलाइजिंग क्रिया, पढ़ी थी आपने, तो वो बात है भाई। तो जब दोनों मिल जाएंगे, शुक्राणु और अंडाणु यानी नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाएंगे, तो उनके संयोग से क्या होगा भाई? युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज से ही सभी जीवों की उत्पत्ति होती है। कोई भी जीव है, आपको मैंने शुरू में भी बताया इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले, युग्मनज भी एक ही कोशिका होता है जो दो अगुणित कोशिकाओं के मिलने से बनती है। ठीक है भाई। उस युग्मनज में ही फिर विभाजन होते हैं बार बार और एक बड़े जीव की संरचना बन जाती है, यानी एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीव में बदल जाता है। ठीक है भाई। इसके कारण सूचनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती रहती है? पहुंचती रहती हैं। फिर वो जाइगोट जो होता है विभाजन के बाद में किसी शिशु की संरचना में परिवर्तित हो जाएगा। वो शिशु फिर आकार में वृद्धि करेगा, बड़ा होगा। यौवनारंभ आते ही, यानी जब यौवन अवस्था शुरू हो जाती है, फिर वो भी अपने जैसे युग्मकों से उसका निर्माण हुआ ऐसे युग्मक बनाने शुरू कर देगा नर या मादा के रूप में। फिर वो भी इसी तरह जाइगोट का निर्माण करेगा। ठीक है भाई। बात समझ में आई है? अब आगे चलते हैं भाई। देखिए हमारा टॉपिक है आनुवंशिक पदार्थ या न्यूक्लिक अम्ल। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है भाई? डीएनए या आरएनए, इन्हीं की तो बात होती है। यदि हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है? डीएनए होता है। ये डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो आनुवंशिक पदार्थ को हम न्यूक्लिक अम्ल भी कह सकें इसके गुण बताने में। आनुवंशिक पदार्थ यानी न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल दो तरह के होते हैं, डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल या राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो इसके गुणों के बारे में बताना है। ठीक है भाई। अब देखिए कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे गुण होते हैं इसके। जीवों के आनुवंशिक लक्षणों को डीएनए पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आनुवंशिक लक्षणों को कौन लेकर जाता है? न्यूक्लिक अम्ल या आनुवंशिक पदार्थ लेकर के जाता है।
अतः डीएनए ही क्या है भाई, आनुवंशिक पदार्थ होता है। बात समझ में आई। अब नंबर 2 पॉइंट पर, अब देखिए भाई नंबर 2 पॉइंट, डीएनए द्वारा जीवों के शरीर की मूल रूप रेखा बनाई जा सकती है। ठीक है भाई, देखो डीएनए द्वारा ही कोई भी जीव है अपनी जैसी ही तो संरचना को बना लेता है। तो मूल रूप रेखा मतलब होती है जो जीव होता है वो अपने ही समकक्ष नए जीव की संरचना को बना सकता है। नंबर 2 है न्यूक्लियो प्रोटीन अन्य पदार्थों से अपने ही समान पदार्थ संश्लेषित कर सकता है। न्यूक्लियो प्रोटीन्स की बात करते हैं, यानी न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन, ये क्या करता है, अन्य पदार्थों से अपने ही समान जीवों पदार्थ को क्या कर लेता है, संश्लेषित कर लेता है, यानी बना लेता है। कुछ न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं सह एंजाइमों की भांति कार्य करते हैं। सह एंजाइम होते हैं जो एंजाइमों के साथ में मिलकर के कोई कार्य करते हैं, सह एंजाइम होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ ही वातावरण से प्रभावित होते हैं। ठीक है भाई, तो क्या होता है, नई जाति की उत्पत्ति होती है। यहाँ प्रभावित लिखेंगे आप। अब देखिए भाई, आनुवंशिक पदार्थ ही वातावरण से प्रभावित होता है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है भाई जीवों के ऊपर। वो जीवों के ऊपर भी किस में पड़ता है, जीव कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। जीव कोशिका के अंदर आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ ही पूरी कोशिका को संचालित करने वाला पदार्थ होता है। समझ गए, आनुवंशिक पदार्थ के अनुसार ही पूरी कोशिका कार्य करती है। जब आनुवंशिक पदार्थ ही प्रभावित हो जाएगा तो क्या होगा, जीव की कोशिका की संरचना पर प्रभाव पड़ेगा और नई जाति की उत्पत्ति हो जाएगी। आनुवंशिक पदार्थ में प्रतिकृति अथवा मतलब अपनी जैसी संरचना, प्रतिकृति होती है अपने जैसी संरचना, सेम टू सेम फोटोकॉपी। आनुवंशिक पदार्थ में प्रतिकृति अथवा पुनरावृत्ति की अक्षमता होती है, यानी दोबारा से अपनी अनुवर्ती करने की अक्षमता होती है। अब देखिए अगला पॉइंट नंबर 7, आनुवंशिक पदार्थ में विभिन्नता उत्पन्न करने की अक्षमता होनी चाहिए। सभी विभिन्नताएं स्थिर एवं वंशागत होनी चाहिए, ये इसके गुण होते हैं भाई। ठीक है, ये बात समझ में आई आपकी। आपको पता है आनुवंशिक पदार्थ सभी जीवों में भिन्न भिन्न होते हैं। सभी जीवों में भिन्न भिन्न होंगे तभी जीवों की जो बनावट होती है भिन्न भिन्न होती है, उनकी जातियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, इसीलिए वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है भाई, और फिर वही चीज़ वंशागत होती रहती है। जैसे गाय भैंस मनुष्य जितने भी जीव हैं, कीट पतंगे, सभी की संतानें उन्हीं के समकक्ष बनती हैं और वे विभिन्नताएं उन्हीं के समान होती हैं। और जीवों में सभी में आपस में एक दूसरे से भिन्नता होती है, वे भिन्नताएं वंशागत भी होती रहती है। यही कारण है कि मानव और अन्य जीव हजारों करोड़ों वर्षों से जो के तो उसी रूप में चले आ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बात समझ में आई। हम जो अब अगला टॉपिक पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे आनुवंशिक पदार्थ की खोज। ठीक है भाई, आनुवंशिक पदार्थ की खोज के बारे में हमें बताना है भाई। आपको ये तो पता है कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। आनुवंशिक पदार्थ की वजह से ही संततियों में लक्षण अपने पूर्वजों के समान होते हैं, ये बात आपको पता ही है। पर आनुवंशिक पदार्थ का ये भी तो पता किया होगा किसी ने कि वो पदार्थ डीएनए ही क्यों है, वो पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल ही क्यों है। वे चीज़ें बताने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है भाई, वे एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताऊंगा नई वीडियो में। तब तक आप इसे थोड़ा समझ गए होंगे। इसे 1-2 बार और पढ़ के देखना, आप अच्छे से समझ करके देखना। डीएनए के बारे में इस लेसन में है, आनुवंशिक पदार्थ के बारे में इस लेसन में है। ठीक है, ये यूनिट ही पूरी की पूरी डीएनए से संबंधित है। ठीक है, फिर हम इसकी संरचना पढ़ाएंगे। डीएनए की संरचना बतानी है, आरएनए की संरचना बतानी है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए कैसे बनता है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नई वीडियो में आप सभी को मिलेंगे। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए। मुझे आपसे ये उम्मीद है आप मेहनत करोगे। ठीक है भाई, अच्छे विद्यार्थी बनोगे। बायोलॉजी में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप ये वीडियो भाई कई बार देखो, जितनी बार हो सके उतनी बार देखोगे तो उतना ही समझ में आएगा आपकी। ठीक है भाई, जय हिंद, वंदे मातरम।